नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नई तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया। गुड मॉर्निंग कृतिका। जी हाँ, अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। बात करेंगे अपने संवाददाताओं से जो इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। बात हो G20 की या फिर इस वक्त देश भर में क्या है मौसम का हाल, जानेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से लोगों को मिली राहत। उपराज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सीएम ने वित्तीय मदद का किया ऐलान। जल भराव वाले इलाकों में स्कूल 2 दिन और बंद। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन। हरिद्वार में अलर्ट। मौसम विभाग ने उड़ीसा में भारी बारिश की जताई संभावना। गांधीनगर में आज तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का होगा औपचारिक उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन के दौरान 2416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य किए जाएंगे नष्ट। बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक में शामिल। बिम्स्टेक एजेंडे को और गहरा करने और संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर हो रहा है विचार विमर्श। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता अपना पहला विंबलडन खिताब। फाइनल में जोकोविच को हराकर तोड़ा उनका लगातार 5वां विंबलडन जीतने का ख्वाब। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास अहम खबरें। और आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से लोगों को राहत मिली है। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट जारी है। जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके कम होने की उम्मीद है। NDRF ने दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य के लिए 17 टीमें तैनात की हैं और अब तक कुल 1606 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा NDRF ने 7241 लोगों को और 956 पशुओं को भी सुरक्षित निकाला है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। हालांकि अभी भी जल भराव होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर यहां पर घटा है, लेकिन अभी भी वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता पराक्रम शेखावत और काजल जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। शुरुआत यहां पर कर लेते हैं, हम सीधे रुक करते हैं पराक्रम का। पराक्रम, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आया है यमुना के जलस्तर को लेकर? देखिए, इस वक्त हम ITO में मौजूद हैं और जहां तक आपका प्रश्न है कि यमुना का जो जलस्तर है उसको लेकर के क्या अपडेट है, तो आपको बता दें कि 205.52 ये आंकड़ा है। यमुना का जलस्तर निश्चित रूप से घटा है, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस है। जो नज़ारा इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं उसका दिखाऊं आपको, तो ये ITO की सड़क है जो कि गाजियाबाद और आश्रम की तरफ जाती है, लेकिन बीते 1 सप्ताह से ये हालात ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो समय है, इस समय पर लोग अपने ऑफिसेस के लिए निकलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि चूंकि गाड़ियाँ जो हैं 4 व्हीलर्स उनके टायर तक डूबे हुए हैं, इतना ज़्यादा पानी है। और वो जो ओवर ब्रिज है आगे का, उस ब्रिज
तक ये पूरा पानी भरा हुआ है, लिहाजा अब एक लेन में यहाँ से होकर के गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये हालात बताते हैं कि हमारे जो देश की राजधानी है, उस राजधानी में जो वाटर मैनेजमेंट है वो कैसा है। देखिए, यमुना का बाढ़ का पानी दिल्ली यमुना से सटे हुए इलाकों के साथ साथ यमुना की सड़कों पर बहा, लेकिन बीते 4 दिन से दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई है। बावजूद इसके जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है वो ऐसा कैसे बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है हमारे सिस्टम पर, क्योंकि सीधे तौर पर हमारे देश की, हमारे दिल्ली की जो आम जनता है वो इसको भुगत रही है। आपने भी खबर में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने 10,000 रुपए जो है वो सहायता राशि दी है पीड़ितों को जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि अभी भी राहत शिविरों में 2,000 से ज्यादा लोग रहने को मजबूर हैं। तो हालात इतने बुरे हैं। इन सब के बीच में जो मीनाक्षी लेखी हैं, जो कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री भी हैं, दिल्ली से सांसद भी हैं, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया है कि 6,800 करोड़ रुपए जो कि यमुना की सफाई के लिए आवंटित किए गए थे, वो पैसा कहां है। अगर यमुना की सफाई की जाती तो हालात ऐसे नहीं होते। अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम पर, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे देश की सियासत पर, दिल्ली की सियासत पर। बिल्कुल पराक्रम, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इन दिनों हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी आज तक देखी गई हो दिल्ली के अंदर। और खास तौर पर ये तस्वीरें जहां पर तमाम नोएडा से लोग आते हैं अपनी जॉब करने के लिए, और ये समय भी ऐसा है, और पिछले 4 दिनों से अगर ये हालात है तो उन हालातों को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए, इसको लेकर के बैठक भी हुई और हमने देखा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक की। उसके बाद कल भी उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और बाढ़ से जो स्थितियां बनी हैं उसका जायजा लिया है। तो सीधे तौर पर जो भी संबंधित विभाग हैं उनको कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए जैसे संभव हो सके आप इसका उपचार करें। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे दिशा निर्देश तो जारी किए गए, लेकिन जब हम सड़क पर उतरते हैं, जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, तो जमीन की जो तस्वीर है वो कैमरे के जरिए बयां हो रही है और उसको सीधे तौर पर जो आम नागरिक है वो भुगत रहे हैं। आपको बता दूं, इस वक्त हम जहां आईटीओ पे खड़े हैं वहां इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। लोग यहां पर आकर के कोशिश कर रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए अपने ऑफिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखिए हम किन हालातों में यहाँ फंसे हुए हैं और ऐसे में हम ऑफिस कैसे जाएं। लेकिन लोगों की मजबूरी है, गुजर बसर करने के लिए, उनको आजीविका चलाने के लिए अपने कार्यालय पहुंचना भी जरूरी है। और आपको जानकारी दे दूं कि देखिए, चूंकि रविवार तक यानी कि कल तक दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज से सोमवार से ये सभी स्कूल शुरू करने के आदेश दे दिए गए। हालांकि अभी तकरीबन 4 ऐसे स्कूल हैं जहां पर जल जमाव है और जबकि 13 ऐसे स्कूल हैं जहां पर राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल पराक्रम, आज सोमवार का दिन है, ऐसे में स्कूल्स भी खुले हैं, दफ्तर भी खुले हैं। क्या कुछ स्थिति और किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? इस वक्त काजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काजल से जानने की कोशिश करते हैं। जी काजल, इस वक्त आप क्या कुछ हमें तस्वीरें दिखा सकती हैं? क्या कुछ हालात है इस वक्त? जिस तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या की बात करें, दिल्ली के अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां जल भराव की स्थिति में है, और आज सोमवार का दिन है, आज लोग अपने काम पर भी जाए हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति इस वक्त है? जी, आज से दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि 13 और 3-4 स्कूलों को और रोका गया है जहां पे जल भराव और राहत शिविर लगाए गए हैं। उन जगहों पे स्कूल बंद है। इसके अलावा अभी इस वक्त हम मूलचंद बस्ती के राहत शिविर पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर है और यहाँ सड़क पर रहने को मजबूर है इस राहत शिविर के अंदर। और राहत शिविर में लोग अपना खाना पीना सोना सारी चीजें यहाँ कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या अब तक बरकरार है, इस वजह से लोगों को यही रहना पड़ रहा है। ये जो रोड है राजघाट की ओर जाता है, राजघाट से लाल किले की ओर जाता है, तो ये रोड में अभी भी पानी बहुत ज्यादा है। और राहत शिविर में मैं आपको मेरे पीछे दिखा दूं कि लोग किस तरह से परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, यहीं पे सारी दिनचर्या का जो काम है यहाँ के लोग करने को मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही आवागमन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो लोगों को इससे भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जी काजल, जिस तरीके से, क्योंकि आप इस वक्त राहत शिविर में ही मौजूद हैं, आपने उन लोगों से बात भी की होगी,
तो क्या अभी तक किसी प्रकार की राजनीतिक सुविधा या जो एक सपोर्ट होता है, एक हेल्प होती है सरकार की तरफ से, वो अभी तक इन बाढ़ पीड़ितों को मिल पाई है? काजल, जी, इन बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ ये एक छत की सुविधा अभी तक मिल पाई है। ये रोड के किनारे छत लगाई गई है और इस छत में के नीचे ग्रीन मैट लगा दिए गए हैं जिसमें लोग बैठे हैं और अपने पलंग, अपनी सारी चीज़ों पे यहाँ के लोग मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से बात भी करेंगे, आपको हम बात भी करवाते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। आप बताइए, आपको सरकार ने क्या कोई सुविधा उपलब्ध कराई है? अब तो कराई है, अब टेंट वेंट लगाए हैं, अब परसों से लगाया है। कितने दिन से आपका घर पानी में डूबा हुआ है? 8-9 दिन हो गए। और सिर्फ 3 ही दिन पहले आपको सुविधा मिली है? बिल्कुल 3 दिन पहले ही मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि अगर 8-9 दिन से घर पानी में डूबा हुआ है तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं अभी। अगर हम बात करें 5-6 दिनों की, तो आखिर ये लोग तब कहाँ थे? तब सरकार कहाँ थी 5-6 दिनों तक? और जलस्तर लगातार बढ़ा था, तब ये लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा था। और अब पिछले 3 दिनों से जलस्तर घट रहा है, तब सरकार इन्हें राहत शिविर दे रही है। ठीक है। तो यहाँ पर काजल इस वक्त एक राहत शिविर में खड़ी, जिस पर अभी भी लोगों को मदद का इंतजार है और जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी 2000 से ऊपर लोग हैं जो रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। संध्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, नोएडा में संध्या मौजूद हैं। संध्या, अभी भी कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव और जल जमाव की स्थिति है? किस तरह से इस वक्त वहां पर है बाढ़ के बाद की जो स्थिति है? पानी का जलस्तर जरूर कम हुआ है, लेकिन क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 127 और 128 की तरफ मौजूद हैं और जहां से पीछे की तरफ से यमुना बहती है और वहीं आसपास लोग रहा करते थे। लेकिन लोग राहत शिविर में पहुंचे हैं। राहत शिविर में लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। लोगों को यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि जिस समय में वो लोग यहाँ पर दूसरों के खेतों में काम करने वाले ये लोग हैं जो कि रोज मजदूरी का काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से, चूंकि ये नोएडा एक औद्योगिक क्षेत्र है और ये खासा प्रभावित हुआ था यमुना के जलस्तर की वजह से, इसलिए लोगों को शेल्टर होम मुहैया यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करवाया, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करें। और अभी जब हमने यहाँ पर मौके का जायजा लिया तो हमने देखा कि लोग शेल्टर होम में रह रहे हैं और इवन धीरे धीरे अब चूंकि यमुना का जलस्तर भी कम हो रहा है तो लोगों का जीवन यापन भी पटरी पर आता हमको दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा पाए थे और उनका स्कूल भी बंद हो गया था। अभी हमने जब देखा बच्चे स्कूल के ड्रेसेस पहन रहे थे, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे और काफी उत्साहित भी थे कि अब हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हमारी बात हुई है, स्कूल खुल चुके हैं। तो इस तरह से जो एक हफ्ते के बाद में अब जनजीवन यहाँ का जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर है या आसपास के जो यहाँ यमुना जहां से बहते आसपास के जो इलाके हैं वो जरूर यहाँ पर प्रभावित हुए थे। लोगों को शेल्टर होम इसलिए दिए गए थे। हमने जब बात की कि यहाँ लगभग कितने लोग हैं जिन लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, तो ये जिस सेक्टर 127-128 में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर लगभग 600 लोगों के लिए सुबह में, दिन में और शाम में भोजन बनाया जाता है। यही भोजन बनता है, यहीं पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की जब हमने जानकारी जुटाई तो लोगों का कहना था कि स्थानीय प्रशासन समय पर आता है, समय पर आता है, उनसे जानकारियां जुटाता है। किसी को किसी तरह की कोई जलजनित बीमारी से तो कोई प्रभावित नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो उन लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जिस समय में बारिश आई थी और ये सब बाढ़ में फंस चुके थे एक तरह से कहीं ना कहीं, उस समय में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी ने इन लोगों की मदद की और इवन लोगों की नहीं बल्कि मवेशियों की भी की। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मवेशी भी इन लोगों के साथ साथ बंधे हुए हैं, यानी कि इंसानों की फिक्र तो जिला प्रशासन ने की ही की, स्थानीय सरकार ने की ही की, साथ ही साथ मवेशियों की भी यहाँ पर चिंता की गई। और लोग जो हैं वो शेल्टर होम के साथ साथ अपने मवेशियों को भी बांधे हुए हैं। यहाँ पर बकरी है,
है, गाय है, भैंस है, जिनके बिल्कुल। साथ वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, मवेशी पालते हैं लोग, और उन लोगों को उनकी भी जान बचाई गई, मवेशियों की भी बचाई गई। तो इस समय हम देख रहे हैं कि नोएडा का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो वहां पर भी यमुना के चूंकि जल स्तर कम हुआ है, तो यहाँ भी जल स्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और पटरी पर धीरे धीरे लोगों का जीवन आता हुआ हमें दिख रहा है। जन सामान्य जो है वो अब घरों से बाहर निकल, थोड़ी राहत जरूर लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जब हमने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। पराक्रम और काजल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारियां देने के लिए। तो दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें हमने देखी कि दिल्ली में हाल अभी फिलहाल जस के तर्ज बने हुए हैं, लेकिन वहीं अगर नोएडा की बात करें तो जिला प्रशासन क्योंकि एक्टिव मोड में नजर आया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर लगी रही, तो हालात कहीं ना कहीं जया इस वक्त सुधरते हुए नोएडा में खासतौर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल भराव की समस्या है। सोमवार है, स्कूल खुल गए हैं, दफ्तर खुल गए हैं, और साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की, जहां अनेक भागों में पिछले कुछ दिनों से मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी हुई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में आज सुबह बारिश हुई और इस दौरान कई सारे भागों में बादल फटने की भी घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों के आसपास कल तक अचानक बाढ़ आने का गंभीर खतरा भी है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश भी जारी रह सकती है। इसके अलावा प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 117 लोगों की जान भी जा चुकी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वे आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा भी करेंगे। गौरतलब है कि कल केंद्रीय मंत्री घुमारवीं उपमंडल के तहत दधौल में बारिश के चलते प्रभावित हुई गौशाला पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है। और शिमला से नंदिनी मित्तल हमारे साथ जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। नंदिनी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है स्थिति इस वक्त अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो कि काफ़ी तबाही देखी मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों ने, लेकिन अगर इस वक्त की हम बात करें क्या कुछ अपडेट है? तो मंडी में आज सुबह भी बारिश हुई है और मौसम विभाग ने फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। नंदिनी मित्तल, आपको मेरी आवाज आ रही है? नंदिनी जी प्रदेश के विभिन्न भागों में कल रात से वर्षा का क्रम जारी है। खास करके अगर कुल्लू की बात की जाए तो वहां बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस बीच इस बादल फटने के कारण एक बार फिर से कुल्लू मनाली के बीच संपर्क मार्ग जो है वो टूट गया है। और अगर बात की जाए तो ये वर्षा जो है राहत कार्यों
को पूरा करने में काफी बाधक सिद्ध हो रही है। हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन ये धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि बार बार जो है पत्थर आने के कारण इसे हटाना पड़ रहा है। लगभग कहा जाए तो 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लगभग सारी जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं नदी के नालों के किनारे वो ठप हो गई थी, उन्हें बहाली का काम शुरू किया गया है। जहां पर बिजली के खंभे उखड़ गए थे वहां पर भी बिजली को आपूर्ति को बहाल किया गया है। शिमला में 6-7 दिन तक पानी नहीं आया और अब भी जो है पानी रुक रुक कर आ रहा है, प्रतिदिन नहीं आ रहा है। 3-4 दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही है। यही हाल अगर प्रदेश के विभिन्न भागों का देखें तो यही हाल है। खास करके लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ये जो इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वो खासे प्रभावित हुए हैं। इस वर्षा ने 80 से ज्यादा लोगों की जान भी ली है। जी नंदिनी, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का कि आखिर कब तक राहत मिल सकती है? मौसम विभाग ने अभी दोबारा से येलो अलर्ट जारी किया है और हमने कल भी देखा कि रात को काफी वर्षा हुई, खास करके सिरमौर का इलाका जो पंजाब से जुड़ता हुआ इलाका है, हरियाणा से जुड़ता हुआ इलाका, यहाँ पे वर्षा हुई है। चंबा में वर्षा हुई है, मंडी वर्षा हुई है, इसके अलावा कुल्लू भी वर्षा जारी है। लेकिन इस बार की वर्षा इतनी तेज नहीं थी, इसलिए नुकसान कम हुआ है। हालांकि कुल्लू में बादल फटने की घटना सामने आई है। बिल्कुल, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नंदिनी, साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त सरकार की भी कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है कि हर संभव मदद दी जाए। जो पूरा मरम्मत का कार्य है वो भी युद्ध स्तर पर जारी करने की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कल दौरे पे थे, क्या कुछ आश्वासन देते हुए वहां पर वो नजर आए? बिल्कुल, 3 दिन से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दौरे पर हैं। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने आए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि केंद्र की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए आपदा की तो एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के जवान, ये सभी लोग जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मदद की है। जहां तक राहत की बात है, पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा और आने वाले दिनों में ये आश्वासन दिया गया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कि आगे भी मदद की जाएगी, जो वित्तीय मदद है वो की जाएगी। वे अपने जो संसदीय क्षेत्र हैं उसका इन दिनों दौरा कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार सुबह से लेकर रात तक वे दौरे पर नजर आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जहां पर जरूरत है उनकी मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं और आज भी वे ऊना क्षेत्र में दौरे पर रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब तेलंगाना की, जहां हैदराबाद और अन्य कई सारे जिलों में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी इस वक्त दी गई है। हैदराबाद में मौसम विभाग ने बताया कि हैदराबाद और पड़ोसी जिलों संगारेड्डी, मेदचल, मलकाजगिरी और मेदक में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी जिलों आदिलाबाद, कुमार मभीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मुलुगु और पेडापल्ली में भी आगामी दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि भारी बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने और आंधी चलने की भी संभावना है। तेलंगाना में हैदराबाद समेत 33 में से 20 जिलों में कम बारिश हुई है। और मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश में 1 जून से अब तक 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में 9% और पश्चिमी हिस्से में 20% ज्यादा बारिश हुई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी और सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बेहद तेज बहाव के साथ पानी आगे बढ़ रहा है।
तो मध्य प्रदेश के बाद अब बात बिहार की करेंगे, जहां अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल के तमाम जिलों में नदियों के उफान पर रहने की वजह से कई प्रखंडों में बाढ़ जैसी स्थिति है। नेपाल में कई सारी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भी हो रही बारिश के कारण महानंदा और उसकी सहायक नदियां ज्यादातर स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब रुक करते हैं अगली खबर का। और भारत की G20 की अध्यक्षता में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर की तीसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास 2 दिन की इस बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। तीसरे G20 FMCBG का उद्देश्य G20 वित्त ट्रैक के परिणामों की समीक्षा करना है और आगे बढ़ने के लिए मंत्रियों और राज्यपालों से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, उप गवर्नरों, मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 14 और 15 जुलाई तक गांधीनगर में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। इन बैंकों में इस बैठकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 19 जुलाई को G20 प्रतिनिधियों को अहमदाबाद, पाटन और मुडेरा और केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी ले जाया जाएगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट है आपके पास में 2 दिनों की इस बैठक को लेकर के? देखिए, ये फाइनेंस ट्रैक के तहत अब तक की सबसे अहम बैठक होने जा रही है, सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। और उससे पहले बायलैटरल्स का दौर लगातार जारी है। आपने देखा कि कल इंडोनेशिया के साथ, कनाडा के साथ, यूरोपियन कमीशन के साथ वित्त मंत्री ने बायलैटरल किया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बायलैटरल है, द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका के साथ वो इस वक्त चल रही है। करीब 9:10 तक हम आपको जो स्टेटमेंट्स हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दोनों ही नेताओं के, जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलेन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके वक्तव्य सुनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात का ये द्विपक्षीय वार्ता, क्योंकि ये दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और अमेरिका और भारत की जो साझा संदेश है, अगर G20 की इस बैठक से पहले निकलता है पूरी दुनिया के लिए, तो उसके काफी सारे मायने हैं। कल आपने देखा जेनेट येलेन ने फ्रेंड शोरिंग शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया, जो उन्होंने बैंगलोर में किया था, कि किस तरह से अब भारत एक दोस्त की तरह इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अमेरिका भारत को देखता है। और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ जरूर खास निकलेगा। लेकिन सभी की निगाहें होंगी तीसरी बैठक पर, जो थोड़ी देर बाद यानी करीब 9:30 बजे यहाँ पर गांधीनगर में शुरू होंगी। प्रायोरिटीज हमारी सेट हैं और उस पर मंथन लगातार जारी है। आज 2 सत्रों में इस पर शुरुआत होगी। बिल्कुल अजय, किस तरह से विकासशील देशों की दृष्टि से जो ग्लोबल एजेंडा है वो सेट होता नजर आएगा, इस बात का जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से जो मुख्य वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर अगर हम चिन्हित करें तो क्या मुख्य पॉइंट्स रहने वाले हैं?
देखिए, हमारे प्रेसिडेंसी की 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जो कि फाइनेंस ट्रैक में बहुत स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के सामने हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया मल्टीलैटरल जो बैंक्स हैं उनका रिफॉर्म्स करे, क्योंकि 1945 में जो ब्रेटन वुड के समय में ये संस्थाएं बनाई गई थी वो क्या 21वीं सदी के लिए तैयार हैं? कोविड ने कई सारे सवाल पैदा किए कि WHO कुछ खास कर नहीं पाया, उसके पास ना कैपेसिटी थी, ना उसके पास टैलेंट था, ना उसके पास पैसे थे, और हमने देखा किस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मची। अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, उसमें WTO जैसे संस्थाएं कुछ नहीं कर पाई हैं। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, ILO जैसे संस्थाओं में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये भारत का नंबर 1 एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है डेट क्राइसिस, जिसका जिक्र आपने किया। 55 से ज्यादा देश जो कि इस वक्त मुश्किलों में है, ये संकट की वजह से, कोविड संकट की वजह से, और क्या हम उसमें कोई रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं? तीसरा जो भारत की देन पूरी दुनिया को होगी वो होगी क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करना, और वहां पर एक सिंथेसिस पेपर शायद समिट से पहले जारी किया जाएगा और उस पर मंथन होगा। हो सकता है अगली प्रेसिडेंसी में ये मुद्दा जाए, लेकिन भारत ने शुरुआत तो कर ही दी है। चौथी बात, DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आप ग्लोबल गुड के लिए, कैसे प्रोडक्टिविटी गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिजिटाइजेशन का कैसे, तकनीक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर मंथन होगा। ये 4 प्रमुख प्राथमिकताएं जिस पर मंथन आज और कल की बैठक में होने जा रहा है। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक इस वक्त इसका आयोजन किया जा रहा है गुजरात में, और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। दुनिया भर से प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ अगली खबर का फिलहाल रुख कर लेते हैं, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सम्मेलन के दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। ये मादक पदार्थ मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो NCB ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के भारत को नशा मुक्त करने के लिए मादक द्रव्यों की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। साल 2022 में 1 जून से इस वर्ष 15 जुलाई तक NCB तथा राज्यों के ANTF के क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन 8,76,554 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए। ये लक्ष्य से 11 गुना ज्यादा है। इनका मूल्य लगभग 9,580 करोड़ रुपए है। और बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बिम्स्टेक एक आर्थिक और तकनीकी पहल है जो बहुआयामी सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों को एक साथ लाती है। रिट्रीट में बिम्स्टेक एजेंडे के साथ ही संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हो रही है। इससे पहले कल भारत और मेकोंग गंगा सहयोग के भागीदार देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक कारोबार परिषद बनाने का निर्णय लिया। एस जयशंकर ने लाओस के विदेश मंत्री सालेमाक्से कोमासित के साथ 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों नेताओं ने इसके दायरे को कृषि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और जल संसाधन प्रबंधन तक बढ़ाने का फैसला किया है। बैठक में त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं, संस्कृति और पर्यटन तथा संग्रहालय आधारित सहयोग समेत नई विकास भागीदारी पर भी चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग के निर्माण को प्राथमिकता दी है। वहीं भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण आज से मंगोलिया के उलानबातर में शुरू हो रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिक हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध, सर्वोत्तम सैन्य प्रयासों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय अंतर संचालित मिलनसार व्यवहार, सौहार्द और मित्रता को सुदृढ़ करना है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी गतिविधि पर रोक लगाना है। इस सैन्य अभ्यास में प्लाटून स्तर का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपनी क्षमताओं और कौशल को
बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों ने शिव मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन के सोमवार का और भी ज्यादा महत्व होता है। इस मौके पर दूध और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। देवघर से लेकर काशी तक जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो सावन का दूसरा सोमवार तो है ही, लेकिन साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी मनाई जा रही है और अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस मौके पर प्रमुख धार्मिक स्थलों के घाटों पर सुबह से ही स्नान करने के लिए लोगों की खासा भीड़ देखी गई है और ये तस्वीरें आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। दरअसल जब अमावस्या सोमवार को आती है तो उसको सोमवती अमावस्या के तौर पर जाना जाता है और आज के दिन गंगा में स्नान करने का, दान पुण्य का खास महत्व होता है और दीपदान भी यहाँ पर लोग करते हुए नजर आए हैं स्नान करने के बाद में। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं। और देश से जुड़ी अन्य खबरों पर फटाफट अंदाज में डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या पर कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दलों पर तीखी टिप्पणियां की थी। इस बीच मानसून सत्र से पहले आयोजित चाय पार्टी का विपक्ष ने बहिष्कार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में एक फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। लखनऊ वासियों को ट्रैफिक की समस्या से काफी हद तक मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में नवनिर्मित एक मंदिर में सिंधी समुदाय के इष्ट देव भगवान झूलेलाल की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। नीति आयोग आज राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 लॉन्च करेगा। इसके साथ ही नीति आयोग तीसरी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट भी करेगा जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम शाजापुर जिले के गुलाना में नवनिर्मित सीएम राइज विद्यालय में होगा। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन एवं आकाशवाणी सहित अन्य संचार माध्यमों पर पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा। साथ ही ये सभी जिलों की सभी शासकीय शालाओं में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। और चलिए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास अहम खबरें। काला सागर अनाज समझौता के आज आखिरी दिन है और पिछले जुलाई में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता से शुरू हुए इस समझौते का उद्देश्य संघर्ष के कारण अवरुद्ध यूक्रेनी अनाज को सुरक्षित रूप से निर्यात करने की अनुमति देकर वैश्विक खाद्य संकट को रोकना था। रूस ने बार बार इस समझौते से बाहर निकलने की धमकी दी जब तक कि उसके अपने अनाज और उर्वरक निर्यात में बाधाएं नहीं हटाई जाती। यूक्रेन अनाज और तिलहन का एक प्रमुख उत्पादक है और संघर्ष की शुरुआत में इसके निर्यात में रुकावट के कारण वैश्विक खाद्य कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन के अनाज निर्यात पर रोक लगाई गई थी।
इससे वैश्विक खाद्य संकट की आशंका पैदा हो गई थी। काला सागर अनाज समझौते पर यूक्रेन ने युद्ध के 5 महीने बाद हस्ताक्षर किए थे। और अमेरिका के दक्षिण पूर्वी पेंसिल्वेनिया में शनिवार को अचानक आई बाढ़ की वजह से कम 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 महीने के नवजात सहित 4 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने लोगों से मौसम को खराब रहने को लेकर चेतावनी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी पेंसिल्वेनिया में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई कारें बह गई। हालांकि बाद में बहे 3 वाहनों का पता लगा लिया गया। इन वाहनों के भीतर कोई भी मौजूद नहीं था। अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी राज्य एरिजोना इस वक्त प्रचंड गर्मी की तपिश झेल रहा है। लगातार 17वें दिन एरिजोना राज्य की राजधानी फिनिक्स में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पारा ज्यादा होने के कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में भी नजर आए। आने वाले दिनों में तापमान के और ज्यादा होने की भी उम्मीद है। अगर फिनिक्स में आज तापमान 43 डिग्री से ऊपर रहता है तो 1974 में लगातार ज्यादा दिनों तक पारा ऊपर रहने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और अमेरिका और चीन के बीच जलवायु वार्ता शुरू हो गई है। ये वार्ता 3 दिन चलेगी। अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी और चाइनीज समकक्ष शी जिनहुआ इस मसले पर बढ़ते तनाव के बीच सहयोग करने के तरीकों की तलाश करेंगे। जॉन केरी कल चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। ये वार्ता पिछले साल अगस्त से रुकी हुई थी। चीन और अमेरिका 2 सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन प्रदूषक देश हैं। दोनों लगभग 40% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देश जिस गति से उत्सर्जन में कटौती करेंगे, उससे ये तय होगा कि ग्रह जलवायु परिवर्तन के सबसे विनाशकारी परिणामों से बच सकता है या नहीं। चीन का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2021 में 1 दशक में सबसे तेज गति से बढ़ा है। अमेरिका बीजिंग पर कोयला और बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए दबाव डालना चाहता है। अमेरिका का लक्ष्य इस दशक में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50% की कटौती करना और 2050 तक वायुमंडल में किसी भी उत्सर्जन को रोकना है। वहीं चीन ने कहा है कि उसका उत्सर्जन 2030 तक बढ़ेगा और 2060 तक इसमें भारी कटौती हो जाएगी। दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जहां इटली के 16 शहरों में कल रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। ये अलर्ट रोम, फ्लोरेंस और बोलोग्ना सहित प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लागू होगा और इसका स्वस्थ लोगों पर भी असर इसका पड़ रहा है। रोम में आज पारा 40 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जो अगस्त 2007 में बनाए गए 40.5 डिग्री के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सिसिली और सार्डिनिया द्वीप 48 तक उच्च तापमान के कारण सूख जाते हैं और यूरोप में अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया। और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा है कि अमेरिका के क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और उन क्षेत्रों के निवासियों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तर पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्से पिछले सप्ताह बारिश से जलमग्न हो गए थे। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी कि पश्चिम से आने वाले ठंडे मोर्चे से पहले मूसलाधार बारिश और तूफान आ सकते हैं। एनडब्ल्यूयूएस ने कहा कि पूर्वोत्तर में ऊंचे इलाकों के कुछ इलाकों में अगम्य सड़कें, बवंडर और यहां तक कि भूस्खलन भी हो सकता है। कैथी होचुल ने यह भी कहा कि कनाडा में जंगल की आग के परिणाम स्वरूप राज्य के कुछ हिस्सों के लिए वायु गुणवत्ता चेतावनी जारी की जाएगी। वहीं दक्षिण कोरिया में पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। विनाशकारी बाढ़ के बाद 14 शहरों और प्रांतों से कुल 8,852 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कारों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं सहित घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आई। मौसम एजेंसी ने दक्षिण पश्चिमी जियोला, चुंगचेओंग और ग्योंगसांग प्रांतों में मंगलवार तक 250 मिमी तक अतिरिक्त बारिश की संभावना जताई है। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में।
सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को महाराष्ट्र में उद्योग जगत के लिए बड़ी सौगात बताया। पीएम मित्र से महाराष्ट्र की तीव्र प्रगति को और मजबूती मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्पादन बढ़ाने और संपूर्ण कृषि क्षेत्रों की वृद्धि के लिए कृषि विज्ञानियों से पशुपालन एवं मछली पालन के अनुसंधान करने के लिए कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि आय बढ़ाने के अपने उद्देश्य के तहत पिछले 9 साल में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में आने वाले 4-5 साल में पर्याप्त वृद्धि होगी और स्टार्टअप की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने एआई, वेब3 और डीप टेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बफर स्टॉक के लिए 20% अधिक यानी कुल 3 लाख टन प्याज खरीदा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह ने बताया कि सरकार प्याज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए बात के साथ काम कर रही है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इतिहास रच दिया। वो विंबलडन 2023 के चैंपियन बन गए हैं। 5 सेट तक चले फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 अल्कराज ने विश्व नंबर 2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हरा दिया। 20 साल के अल्कराज विंबलडन जीतने वाले स्पेन के तीसरे खिलाड़ी बने। पेरिस में खेली जा रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अजीत सिंह ने जैवलिन में पुरुषों के F46 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इस कैटेगरी को रजत पदक भी भारत के नाम रहा। भारत के पैरा एथलीट रिंकू ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर कप पर कब्जा किया। भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडीमान ने रविवार को इटली में चल रहे ISSF शॉटगन विश्व कप में पुरुषों के ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीत कर हासिल की। इस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज का कांस्य भारत का एकमात्र पदक है। पृथ्वीराज फाइनल में 34 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अविनाश सांबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में रविवार को सिलेसिया डायमंड लीग मीट में 6वें स्थान पर रहने के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। राष्ट्रीय चैंपियन सांबले ने 8 मिनट 11.63 सेकंड का समय लिया, जो उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय 8 मिनट 11.20 सेकंड से थोड़ा अधिक है। भारत ने थाईलैंड में आयोजित हुई एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण के अलावा 12 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीतकर इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में अपने सर्वाधिक पदक के रिकॉर्ड को बराबरी करने में सफल रहा। इस चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। और आइए देखते हैं खबरें सिने जगत से। भाग्यलक्ष्मी फेम आकाश चौधरी का हुआ एक्सीडेंट। पीछे से आ रहे हैवी ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। अपने पेट डॉग के साथ मुंबई से दूर वेकेशन पर जा रहे थे आकाश चौधरी। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में लगी है। स्पेशल एजेंट ईथन हंट के इम्पॉसिबल मिशन पर बनी फिल्म ने फैंस का दिल खुश कर दिया। फिल्म का कलेक्शन भी जबरदस्त रहा है। कपिल शर्मा के साथ एक्टर अतुल परचुरे कैंसर से पीड़ित हैं। गलत इलाज होने की वजह से उनकी कंडीशन बेहद खराब हो गई थी। इस वजह से वो कपिल शर्मा शो में भी नजर नहीं आ रहे थे।
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने मनाया 40वां बर्थडे अपनी पति और एक्टर विकी कौशल के साथ। वेकेशन पर कटरीना ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा की। हाल ही में मां बनी सना खान ने अपने न्यू बॉर्न बेबी की झलक दिखाई, जिसमें वो कुरान की आयतें पढ़कर सुना रही हैं। सना ने खुलासा किया कि वो अपने बच्चे को एक नेक परवरिश देने की कोशिश में जुटी हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाल ही में स्पोर्ट्स एंजॉय करते नजर आए। निक जोनस पत्नी प्रियंका को विंबलडन का मैच दिखाने ले गए। इस दौरान प्रियंका संग निक ने शानदार तस्वीरें शेयर की। दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर के गाना हुकुम का टीजर रिलीज हो गया। हाल ही में फिल्म जेलर का गाना कावालात भी रिलीज किया गया था। फिल्म जेलर में रजनीकांत, शिवराज कुमार, रम्या कृष्णन, योगी बाबू, वसंत रवि और विनायकन नजर आएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने आने वाली फिल्म कनिवेदी की घोषणा की। अभिनेत्री ने फिल्म को लेकर पूजा सेरेमनी की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिंगर नुपुर सेनन ने रवि तेजा के साथ फिल्म टाइगर नागेश्वर राव की शूटिंग पूरी कर ली है। हाल ही में आने वाली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का टीजर सामने आया था। ये फिल्म 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने गायक अभिनेता राकेश मिश्रा का गाना शिवाला हमरा गांव के टी सीरीज हमार भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हुआ रिलीज। और चलिए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम के मिजाज में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा की संभावना। तो वहीं उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी अलग अलग स्थान पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है। और अगर हम बात करें तो और आइए देख लेते हैं विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं एक नजर। और इसी के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में बस आज इतना ही। इस जाने से पहले आपको लिए चलते हैं इटली में आयोजित क्लिफ डाइविंग सीरीज की कुछ रोमांचक झलकियां आपको दिखाते हैं। आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।